नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली से। मैं आपका गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट से है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह फ्रांस के महान विचारक इमाइल दुर्खिम के संदर्भ में करेंगे। उनके एक टॉपिक सोशल फैक्ट के बारे में, और उन्होंने समाजशास्त्र में सोशल फैक्ट की किस प्रकार विवेचना की है, आज हम उसकी विस्तृत चर्चा अपने लेसन के अंदर करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति किस प्रकार रही है। तो फ्रांसीसी विद्वान हैं जो इमाइल दुर्खिम, जैसा आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, उनको ऑगस्ट कॉम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे जैसे आप जानते ही हैं, आपने बीए पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों में इसका अध्ययन किया है अलग अलग समय पर। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। ये फादर हैं समाजशास्त्र के। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपसे अभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वे सदैव समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु सचेत रहे। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र को ये चाहते थे कि समाजशास्त्र को कोई मानवी की ना समझा जाए, मानवी की विषय ना समझा जाए, वरन इसे विज्ञान समझा जाए। और स्वयं अपने अध्ययनों में उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। इन्होंने साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया। साइंटिफिक मेथड जैसा आप पढ़ चुके हैं, जिसमें घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी घटना वैसे ही नहीं होती, घटना के पीछे कोई ना कोई रीज़न अवश्य पाया जाता है। दुर्खिम का विचार था कि सामाजिक घटनाएं इतनी सरल नहीं कि उन्हें हम केवल कल्पना मात्र से समझ सकें। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र का अध्ययन मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ भी अध्ययन कर ले, कुछ भी सोच ले, इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए भी जैसे विज्ञान होता है, विज्ञान के पीछे कोई ना कोई घटना होती है, उसके पीछे कारण होता है। जैसे कि जल का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही जल बनता है, कोई अपने आप ऐसी प्रक्रिया नहीं है। अर्थात हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र का भी हमें अध्ययन करना है तो उसके पीछे वास्तविक तथ्यों का संकलन करना अनिवार्य है। हमें वास्तविक तथ्यों का संकलन करना ही होगा, तभी हम समाजशास्त्र या सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को समझ सकते हैं। अब दुर्खिम की समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है? तो दुर्खिम के अनुसार तो समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला है। जितने भी सोशल फैक्ट्स होते हैं, हालांकि इनकी समय समय पे आलोचना भी रही है कि इन्होंने समाज को बहुत अधिक महत्व दे दिया और व्यक्ति के अस्तित्व को उतना अधिक नहीं स्वीकारा जितना बाद के विचारकों ने स्वीकारा था। उनके अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है? वे हमें सोचने और अनुभव करने के हमारे तरीके होते हैं, जिनमें जो हमारी बाह्यता होती है जिसके अंदर, और बाध्यता होती है, अर्थात हमारे से अस्तित्व से बाहर है, शरीर के बाहर की चीज़ है, और हम पर दबाव होता है उनका पालन करने का। इसे कहते हैं हम सामाजिक तथ्य। इनके अनुसार सामाजिक तथ्य काम करने का वह प्रत्येक ढंग है जो निर्धारित अथवा अनिर्धारित है, उसके अंदर सामाजिक तथ्य होता है। और सामाजिक तथ्य को उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से भी परे है और उनके परे भी अपना एक अस्तित्व सामाजिक तथ्य बना सकते हैं। इनके जो श्रम विभाजन, आत्महत्या आदि जितने भी इन्होंने इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए जो हम अलग अलग समय पे पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे भी, डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, सुसाइड हुआ, रिलीजन और लॉ से रिलेटेड भी जो इन्होंने थ्योरीज विकसित की है, उनका भी जो बेस है वो है सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स, और जो हमारे सोचने, अनुभव करने के हर तरीके में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि किस प्रकार होता है सामाजिक तथ्य। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अवधारणा के बारे में कुछ विचार भी प्रस्तुत करें। कहा है कि ये सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपसे पूछा जाएगा 20 वर्ड्स के क्वेश्चन में प्रतियोगी परीक्षा में कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान
किसने इसको परिभाषित किया है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र? तो आपको उत्तर लिखना है इसका इमाइल दुर्खिम। इसके अलावा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है तथा समाज वास्तविकता है, इसकी एक निश्चित विषय वस्तु है, और एक समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग होता है, और सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये समाजशास्त्र। जैसा मैं आपको बताया, दो चीज़ें होती है, एक व्यक्तिनिष्ठ और एक वस्तुनिष्ठ। तो उसमें यह वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अर्थात ऑब्जेक्टिव रूप में, जैसी वस्तु है, जैसा चीज है, उसको बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि दुर्खिम की जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा, अभी तक हमने ये जाना कि समाजशास्त्र दुर्खिम के अनुसार क्या है, तो उनके समाजशास्त्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सामाजिक तथ्य। अब हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या है। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि किन तथ्यों को सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाए। तो सामाजिक तथ्य, अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट करता हूँ। जैसे हमारा राष्ट्रध्वज है, तो राष्ट्रध्वज किसी की व्यक्तिगत सत्ता तो है नहीं, यह व्यक्तिगत सत्ता से एक परे की अवधारणा है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि हमने कहा कि सामाजिक तथ्य में हमारे सोचने, अनुभव करने के तरीके होते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज में भी वो सब पाए जाते हैं। हमारे सोचने और अनुभव करने का तरीका है जो हमने बचपन से सीखा है, और जिसके अंदर बाह्यता होती है। बाह्यता मतलब हमारे बाहर की वस्तु है, अंदर की नहीं है। और बाध्यता भी होती है, हमारे ऊपर दबाव रहता है, चाहे वो दबाव स्वचेतन ही रहता है, ऐसा कोई विशेष रूप से दबाव नहीं डालता। क्योंकि जैसे ही हम राष्ट्रध्वज को देखते हैं, हमारा राष्ट्रगान बजता है, तो हम अचानक खड़े हो जाते हैं, हमें खड़ा होना ही पड़ता है। क्योंकि ये एक प्रकार का हमारी माइंडसेट बचपन से इस प्रकार हो गया है कि ये हमें करना ही है। इसमें हमारी राष्ट्रभक्ति भी झलकती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करता है, हम इंटरनली प्रेशराइज रहते हैं, आंतरिक रूप से ही दबाव महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों को इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रखा है। अर्थात इसमें सोचने, अनुभव करने के वे तरीके होते हैं जिसमें बाह्यता होती है, बाहर का, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से और व्यक्तिगत अस्तित्व से, और एक बाध्यता, अर्थात इसमें किसी न किसी प्रकार का दबाव रहता है जो हमें वो कार्य करने पर मजबूर करता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को सोशल करेंट से भिन्न मानते हैं। अर्थात सोशल करेंट नहीं होता है ये, उससे ये थोड़ा सा परे होता है। कई बार हम इसे सामाजिक प्रवाह के अंदर भी रख लेते हैं। दुर्खिम का कहना है कि एक विचार जो कि हम प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में पाते हैं, एक आंदोलन जो सब व्यक्तियों के द्वारा दोहराया जाता है, उसे सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। अर्थात कई बार लोग सामाजिक आंदोलन को सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रख देते हैं, पर वह उससे परे है। अब दुर्खिम ने जो सामाजिक तथ्य की प्रकृति की जो कुछ विशेषताएं दी हैं, उन पे हम अध्ययन करते हैं। उससे हमें पूरा सामाजिक तथ्य का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, इनकी परिभाषा में ये हमारे काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके होते हैं, वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। हम कैसा सोचते हैं, क्या काम करते हैं और क्या फील करते हैं, उसके तरीके सामाजिक तथ्य होते हैं। दूसरा, ये बाह्यता होते हैं, अर्थात ये व्यक्तिगत चेतना से बाहर है, व्यक्तिगत चेतना से परे। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इनका स्रोत व्यक्ति ना होकर समाज का कोई भी एक आंशिक समूह, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक संप्रदाय, साहित्यिक, व्यावसायिक संघ हो सकता है, क्योंकि इसे एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ये वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन करने पर भी बल देता है। तो ये हमारे बाह्यता है, अर्थात व्यक्तिगत चेतना से बाहर की चीज़ें। दबाव होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दबाव ऐसा नहीं कि जो ज़बरदस्ती से लागू किया जा सके, हमारे आंतरिक मन से उत्पन्न होता है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रध्वज का उदाहरण दिया, राष्ट्रध्वज देखते ही या राष्ट्रगान सुनते ही हमारे जिस प्रकार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स हो जाते हैं, तो वो भी इसी प्रकार का उदाहरण है। इसके अलावा सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। सार्वभौमिकता मतलब जो हर काल और देश में समान हो, जो सभी देशों में समान रूप से पाई जाती है। सभी देशों में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ राजस्थान में है, यूपी में नहीं है, ठीक है, भारत में है, अमेरिका में। ये सामाजिक तथ्य हमें हर जगह देखने को
मिलते हैं। उनके सोर्सेज अलग हो सकते हैं, उनके स्वरूप अलग हो सकते हैं, पर होते सभी जगह हैं। दूसरा, एक और इसकी विशेषता है सामाजिक उत्पत्ति, सोशल ओरिजिन। सामाजिक तथ्य इसी समाज से ही उत्पन्न होते हैं और कहीं से नहीं, तो ये भी एक सामाजिक तथ्य की एक विशेषता होती है। अब यदि सबसे इम्पोर्टेंट, हम यदि इसकी सामाजिक तथ्य की समीक्षा करें, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करें कि ये कहाँ तक अपने उद्देश्य में सफल रहा या क्या इसमें कमी हो गई। एक चीज़ मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ दोबारा, कि जितने भी समाज में थ्योरीज हुई हैं या जितने भी विचारक हुए हैं वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उनमें कोई ना कोई कमियां अवश्य ही रही। जैसे जैसे समय बीता नए विचारक आए, उन्होंने उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया और वो संशोधन किया। ये एक, क्योंकि ज्ञान जो है एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरीज पूर्व में लिखी जा चुकी है वो पूरी तरह सही होगी या आज जो लिखी जा चुकी है वह पूरी तरह सही होगी। जैसे जैसे नए विचारक आएंगे, नई सोच आएगी, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन अवश्य आएगा। जैसे कि मेरे पढ़ाने का तरीका किसी दूसरे के पढ़ाने के तरीके से निश्चित रूप से भिन्न हो सकता है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा की यदि हम समीक्षा करें तो हम यह पाएंगे कि जो दुर्खाइम है वो कई बार व्यक्तिगत जो सत्ता है या व्यक्ति का जो अपना अस्तित्व है, उसकी जो चेतना है, उसको नकार देते हैं, जो कई बार गलत साबित हो सकता है। और एक चीज़ जो उन्होंने बाह्यता और बाध्यता की बताई है, तो जरूरी नहीं कि हर सामाजिक तथ्य में बाध्यता हो ही या हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बाध्यता कुछ पहलू जैसे कानून इत्यादि में तो ये गुण स्पष्ट पाया जाता है, पर हम कहें कि हर ही सामाजिक तथ्य बाध्य हो, ये गलत है। यद्यपि सामाजिक तथ्य की अवधारणा को दुर्खाइम ने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है, लेकिन वे इनकी जो मेन जो विशेषता है बाह्यता और बाध्यता, उसको अच्छे से उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। परंतु इन सभी आलोचनाओं के बावजूद दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में अपना एक विशेष ही योगदान रखती है। ऐसा नहीं है कि इन कमियों से इस अवधारणा की महत्ता समाप्त हो जाती है। उस काल के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट अवधारणा है, क्योंकि उन्होंने भी कई कई जगह लिखा है कि समाज केवल व्यक्तियों का योग नहीं अपितु उससे अधिक है। व्यक्ति आते जाते हैं पर समाज निरंतर बना रहता है। यदि हम इस पंक्ति पर गौर करें तो इससे इनकी अवधारणा की महत्वता सिद्ध निश्चित रूप से होती है। क्योंकि यदि हम देखें तो निश्चित रूप से व्यक्ति आते जाते हैं, समाज निरंतर बना रहता है। इसीलिए इन्होंने व्यक्ति की सत्ता को समाज से कुछ कम ही माना है और समाज को सबसे महत्वपूर्ण रखा है। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, कुछ वर्तमान में जो आधुनिक समाजशास्त्री विचारक हैं उनका ऐसा मानना है कि व्यक्ति भी का दर्जा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए और यदि हम अपने शब्दों में इसकी समीक्षा करें तो कुछ छोटी मोटी कमियां होने के बावजूद भी सामाजिक तथ्य की अवधारणा तत्कालीन समय और आंशिक रूप से वर्तमान समाज के संदर्भ में भी अपनी उपयोगिता साबित करती है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नए लेसन्स के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।